नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट की इस रिवाइज इंडिया की सीरीज में एक बारी आप सबका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर की हम बात करें, आज हम एक बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। देखो, क्योंकि ये रिवाइज इंडिया की सीरीज है तो डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वाला लेक्चर भी मैंने इस पर बनाया है, 1.5-2 घंटे का लेक्चर है, वो आप ले सकते हो। इसमें जो हम बहुत कम समय में जो है आधे घंटे या उससे कम समय में हम इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जो हम हमारे देश के लिए हमें प्रेम आता है अंदर से, है ना। अंदर से हमें लगता है कि भाई हमारा जो देश है, यहाँ के हमारे जो लोग हैं ये सब अपने हैं, और जहां हम अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हो जाते हैं तो उसको हम राष्ट्रवाद की भावना बोल देते हैं। सिंपल सी हम बात करें तो देश के लिए जो प्रेम होता है वही राष्ट्रवाद होता है। जब हम सबकी जो है एक हमारा साझा इतिहास होता है ना, और उस इतिहास को लेकर हमने साथ चले। अंग्रेजों ने हम पे राज किया, हम सब पे राज किया, हम सबको परेशान किया और हम सबने मिलकर जो अंग्रेजों को भगाया, और वो जो चीज़ है वो चलती आ रही है। हमारा जो कल्चर, हमारी जो संस्कृति जो है वो साथ में है, और इस संस्कृति को हम साझा भी करते हैं। तो यही जो राष्ट्रवाद का कहीं ना कहीं कारण बनता है। क्लियर है। तो इसी को जो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अगर पिछले चैप्टर की हम बात करें, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से जो यूरोप एक महाद्वीप है, यहां पर किस तरीके से राष्ट्रवाद का विकास हुआ, है ना। तो यहां पर फ्रांस का जो था बहुत बड़ा योगदान था। यूरोप की हम बात करें, फ्रांस का सबसे बड़ा योगदान था। 1789 में क्रांति वही हुई। अब वो जो सेम जो चीज है वो भारत के पर्सपेक्टिव में पढ़ने वाले हैं। भारत में कैसे हुआ, सारी चीजें सेम है, बस जगह बदल गई है। जगह कौन सी? भारत है। भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, सिंपल सा जो है हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, हम पे भी जो है अंग्रेजों ने राज किया, बहुत मारा, हमें बहुत परेशान किया, और फाइनली 1947 में जो हम आजाद हो गए। और इस आजादी की लड़ाई में बहुत बड़े बड़े लोगों का जो है योगदान है, बहुत बड़े बड़े लोगों का योगदान रहा है। उनकी वजह से जो हम आजाद हुए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से कारण जो थे जिसकी वजह से हमारे भारत देश में एक अपनत्व की भावना डेवलप हो जाती है। हमारे भारत देश के जो लोग होते हैं वो भी समझ जाते हैं कि हमें एक देश की जरूरत है, हमें एक भारत देश की जरूरत है। क्लियर है। तो सबसे बड़ी हम बात करें, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व युद्ध का जो रोल है, इसका योगदान है बहुत बड़ा रहा है कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद लाने का। क्यों है उसको हम समझेंगे। तो हम सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 2 टीम्स के बीच में हुआ था, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र। मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि कम से कम वक्त में जो है आपको क्लियर करनी है चीजें। तो ऐसा मत बोलना है सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। क्लियर है। तो देखो, केंद्रीय शक्तियां और मित्र राष्ट्र, सेंट्रल पावर और एलाइड नेशन। ठीक है। अगर हम बात करें केंद्रीय शक्तियों में तो इनमें था जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगरी एम्पायर। ये दोनों आज के टाइम पर अलग अलग देश हैं, है ना। ऑटोमन साम्राज्य, जिसको आज हम टर्की के नाम से जानते हैं, और बुल्गारिया। ठीक है। वही मैं बात करूं मित्र राष्ट्र की, तो इसमें ब्रिटेन था, ये वही ब्रिटेन है, इसमें भारत पर राज किया। ठीक है। रूस, फ्रांस और अमेरिका ने भी एंट्री ले ली थी 1917 में। होता क्या है इस युद्ध में? इस युद्ध में जो मित्र राष्ट्र होते हैं ये जीत जाते हैं। जीत किसकी होती है? मित्र राष्ट्र की होती है। और जर्मनी जो था ये बुरी तरह से जो है पराजित हो जाता है। क्लियर है। अब हुआ क्या, जब ये विश्व युद्ध हो रहा था तो उसका जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो भारत पर असर पड़ा, इनडायरेक्टली जो है भारत पर असर देखने को मिला। क्योंकि भारत जो था किसका गुलाम था? ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटेन ने भारत को एक बैंक की तरह समझा कि खुली हुई बैंक है, इसको जितना चाहो उतना लूट लो। तो भारत पे इसका असर क्या हुआ? अब देखो, जब युद्ध होता है तो लाठी डंडों से तो होता नहीं है, किससे होता है भाई? बारूद, गोला, बंदूक, हथियार से होता है। ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या, भारत में टैक्स बढ़ा दिए गए, कर बढ़ा दिए गए भारत में। जो सीमा शुल्क था, जिसे हम कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, और जो आपका आय पे टैक्स लगता है, उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। और क्या क्या हुआ भाई? चीजें महंगी हो गई। अब जब टैक्स बढ़ाओगे तो चीजें तो महंगी हो ही जाएंगी। तो यहां पर देखा गया 1913 से 1918 के बीच में जो है चीजें जो है दुगनी हो जाती हैं। कब से कब तक चला? 1914 से 1918 के बीच तक जो विश्व युद्ध चला। और यहां पर देखा जाता है कि 1913 से 18 के बीच में जो है चीजें जो है दुगनी हो जाती हैं। कोई चीज 10 रुपए की थी, 20 रुपए की मिल रही थी। और क्या क्या हुआ भाई? एक तो उपज खराब हो गई, है ना। वही है कि गरीबी में आटा गीला। उपज खराब हो गई, अकाल पड़ गया था, इसकी वजह से जो है उपज खराब हो गई थी। यहां पर एक चीज यहां पर उन्होंने और की, जबरन सेना में भर्ती कर रहे थे हमारे जवानों को, जिनका मन भी नहीं था। उनसे कह रहे थे जाओ हमारी तरफ से जाके लड़ो वहां पर, ये गलत था। और यहां पर एक चीज और हुई, जैसे हमारे यहाँ पर कोविड फैला था अभी 5 साल पहले, तो यहां पर जो है इन्फ्लुएंजा नाम की महामारी फैल जाती है। ठीक है। तो ये सब चीजें हो रही थी। इससे क्या हुआ? इससे जो है भारत के लोग जो थे तंग हो गए, गुस्से में भरे हुए बैठे थे। इस गुस्से को एक नई दिशा देने की जरूरत थी। और ये नई दिशा किसने दी? तो भैया महात्मा गांधी की जो है एंट्री हो जाती है। महात्मा गांधी की जैसे ही एंट्री होती है तो यहाँ पे चीजें बदलती हुई दिखाई दे जाती हैं। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े राष्ट्रवादी थे। और जब ये 1915 में अफ्रीका से भारत में आए तो इन्होंने देखा, पूरे भारत का जायजा लिया, और अफ्रीका में भी जो है इन्होंने श्वेत क्रांति की थी। मतलब श्वेत क्रांति, मतलब मैं श्वेत क्रांति का मतलब वो वाली श्वेत क्रांति नहीं है। अश्वेत जो लोग थे, श्वेत नहीं, अश्वेत की बात कर रहा हूं मैं। अश्वेत जो क्रांति है, जो वहां पर रंगभेदी सरकार थी, उसके खिलाफ भी इन्होंने जो है आंदोलन किए थे। अश्वेत बोल दिया मैंने, आई एम रियली सॉरी। तो अश्वेत जो वहां पे लोग थे, जो काले लोग थे, उनके लिए जो इन्होंने आंदोलन किया, है ना। और 1915 में जब ये भारत आए तो उन्होंने भारत
की दशा देखी और इन्हें लगा कि भाई भारत में लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है और इस गुस्से को जो है एक नई दिशा देनी बहुत ज्यादा जरूरत है। अब यहाँ पे गांधी जी जो है यहाँ पर जन आंदोलन का है ना, एक आंदोलन का एक नया तरीका लाया, इसको बोला गया सत्याग्रह। गांधी जी बोलते थे, गांधी जी का सिंपल सा फंडा था कि देखो तुमने हाथ पैर मार के देख लिए, कुछ हुआ नहीं हुआ, तुमने लड़ाई करके देख ली, कुछ हुआ नहीं हुआ। अब यहां पर बात सुनो, अब यहां पर एक टेक्निक अपनाते हैं, इसको हम बोलेंगे सत्याग्रह। क्या था भाई सत्याग्रह? सत्य प्लस आग्रह, मतलब हमें सत्य की राह पर चलना है। अगर जो है आप पर कोई भी जो है, आप पर कोई भी व्यक्ति कुछ गलत कर रहा है, आपसे आपका शोषण कर रहा है, तो आपको बल का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको बस सत्य की राह पर चलना है और आप सत्य की राह पर चल रहे हो, आप सही चीज के लिए लड़ रहे हो, तो एक ना एक दिन जो है आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। एक ना एक दिन जो है आप सामने वाले को जरूर पराजित कर दोगे। बस एक शर्त होनी चाहिए, आप सत्य की राह पर चलो और अहिंसा की राह पर चलो, हिंसा मत करो। ये गांधी जी का कहना था, ये एक फंडा था सत्याग्रह का। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। गांधी जी ने भाई अब ये जो सत्याग्रह था इसका डेमो दिखाना शुरू किया गांधी जी ने। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो यहां पर गांधी जी ने तीन अलग अलग डेमो दिखाए। यहां पर पहला 1917 में उन्होंने चंपारण में आंदोलन किया। तो चंपारण में जब आंदोलन किया तो यहां पर दिक्कत क्या थी भाई? चंपारण में 3 कठिया प्रणाली सिस्टम लागू था, यानी कि अगर मान के चलो तुम्हारे पास 100 बीघा जमीन है तो 100 में से आपको 15 बीघा जमीन पर लगभग 15% जमीन पर आपको नील की खेती करनी है, इंडिगो की खेती करनी है। दिक्कत क्या थी भाई नील की खेती में? एक तो नील की जो खेती थी वो व्यवसायिक खेती थी, उसके दाम बहुत बढ़िया मिलते थे, लेकिन जो किसान उसको उगाया करते थे उनको उसके दाम बढ़िया नहीं मिलते थे, है ना। उसको जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़िया मिलते थे। दूसरी चीज ये थी कि जो किसान थे, अब नील की खेती एक ऐसी खेती होती है जिससे जो मिट्टी की जो उपज है वो खराब हो जाती है, मिट्टी की जो उपज है वो खराब हो जाती है, इसकी वजह से किसान इसे उगाना नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम था कि अगर आपने नहीं उगाई तो आपको और ज्यादा कर देना पड़ेगा, तो यहाँ पर किसानों को परेशान कर रखा था, ठीक है, क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता भी कम हो रही है और किसान को पैसे भी नहीं मिल रहे। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आंदोलन हुआ था। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को अप्रोच किया और बोले कि भैया गांधी जी कुछ कृपा दर्शाओ, सत्याग्रह का जो फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे लॉन्च करके अप्लाई करके देखो। तो अप्लाई किया और यहाँ पे फायदा दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर आता है और इन सब चीजों पर जो है हटा दिया जाता है, मतलब अब किसी ये 3 कठिया प्रणाली सिस्टम जो है इसको बिल्कुल हटा दिया जाता है, कोर्ट के ऑर्डर आ जाते हैं। क्लियर है? चलिए दूसरा जो आंदोलन किया वो 1918 लिख लेना, यहाँ पर 17 नहीं होगा 18 होगा। 1918 में खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन जो था वो किसानों का आंदोलन था। अब जब गांधी जी ने ये आंदोलन सफल रहा गांधी जी का, तो गांधी जी खेड़ा जाते हैं और खेड़ा में किसान जो थे इन पर बहुत ज्यादा कर लिया जा रहा था, बहुत ज्यादा कर। और यहां पर दिक्कत क्या थी? एक तो प्लेग बीमारी फैल गई थी यहां पर, और यहां पर फसल भी बर्बाद हो गई थी। मैंने बताया था ना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फसल बर्बाद हो गई थी, तो फसल बर्बाद प्लस यहां पर बीमारी फैल रही है, हैजा जैसी और प्लेग जैसी बीमारियां फैल रही थी। तो यहां पर किसान जो थे वो बहुत ज्यादा टैक्स नहीं दे सकते थे। क्लियर है? तो यहां पर किसान अंग्रेजों ने क्या किया? 23% जो है 23% जो है यहां पर कर में वृद्धि कर दी और किसान जो थे नाराज हो गए, है ना। अब उनके पास खाने को कुछ है नहीं और तुमने ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया, तो इस चक्कर में जो है यहाँ पर इन्होंने आंदोलन किया और इन्होंने जो है अंग्रेजों को टैक्स देने से जो मना कर दिया। तीसरा जो यहाँ पर आंदोलन था वो था 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था। अब ये जो आंदोलन था ये अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, ये जो मिल मालिक थे इनके खिलाफ था। अब यहाँ पे हुआ क्या भाई? उस टाइम पर प्लेग बीमारी फैली थी और प्लेग बीमारी की वजह से जो है बहुत सारे मजदूर डर के मारे भाग गए थे अपने घर में, तो उन्हें लालच देके बुलाने के लिए प्लेग बोनस दिया जाता था। ये सैलरी जो आपकी है, आपकी जो वेतन है उसमें उसका जो 30 से 40% जो हिस्सा है वो ज्यादा दिया जाता था, मतलब जो आपकी सैलरी है उसके बाद जो है आपको प्लेग बोनस दिया जाएगा, ज्यादा पैसा दिया जाएगा आपको। लेकिन हुआ क्या? जब प्लेग बीमारी खत्म हो गई तो उस बोनस को भी हटा दिया गया। दिक्कत ये थी महंगाई बहुत बढ़ गई थी, अब जब उनकी सैलरी कम हो गई तो उन्हें बहुत खराब लगा। एक बात बताओ, तुम्हें अच्छा खासा आपकी तनख्वाह है, ठीक है, अब उसमें बोनस भी आ रहा है, अब कोई बोनस हटा दे और बोले कि अब तो वो जो बोनस मिल रहा था इस नाम पर वो तो है ही नहीं अब चीज, तो आपको कैसा लगेगा? तो यहां पर हुआ क्या कि इनका जो बोनस था वो बंद हो गया, ठीक है। फिर गांधी जी आते हैं और इनकी मध्यस्थता करवाते हैं। क्लियर है? तो इनकी मांग जो थी वो थी कि 50% जो है वृद्धि कर दो, है ना। तो यहां पर जो है यहाँ पर वो मिल मालिक बोल रहा था 20% ही होगी। इन्होंने बोला कि भैया हमारा वेतन बढ़ा दो, अगर आपको कर ये जो हटाना है आपको, बेसिकली अगर प्लेग बोनस हटाना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हटा दो, लेकिन हमारी जो सैलरी है, हमारी जो आय है उसमें 50% की वृद्धि कर दो। लेकिन ये सिर्फ 20% पर राजी था, तो गांधी जी ने जो है 35% पे ले आए, ना तेरा ना मेरा, 35% में गांधी जी ने डन करवाया और ये जो सत्याग्रह था ये भी सक्सेसफुल रहा। और यहां पे याद रखना गांधी जी ने पहली बार जो है भूख हड़ताल की थी। क्लियर है? चलिए तो यहां पे आगे बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या? जब बैक टू बैक यहां पर ये सब हुआ और देश में बहुत कुछ चल रहा था, उस टाइम लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, अलग अलग राष्ट्रवादी गतिविधियां चल रही थी, तो यहां पर इसी चक्कर में जो है यहां पर रॉलेट एक्ट जो है सरकार पास कर देती है 1919 में। अब रॉलेट एक्ट क्या था? ये 1919 में पारित हुआ था और इस रॉलेट एक्ट के चलते अगर कोई भी इंसान किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि में फंसा हुआ पाया जाता है तो उसे 2 साल के लिए जो है जेल डाल दिया जाएगा और बिना किसी वो अपील का वो केस भी नहीं कर सकता, वो मतलब कोर्ट में भी नहीं जा सकता और उसको 2 साल के लिए जो है जेल में डाल दिया जाएगा। तो यहां पर वही था
क्लियर है। चलिए, अब जब जैसे ही एक एक्ट पास हुआ तो इस एक्ट के पास होते ही भाई गांधी जी ने इसका कड़ा विरोध किया। इन्होंने जो है रोलेक्स सत्याग्रह लॉन्च कर दिया 6 अप्रैल 1919 में, जो है इन्होंने रोलेक्स सत्याग्रह लॉन्च कर दिया। और इसका जो है, क्योंकि गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई थी, इसका जो है पूरे लोगों ने भारी समर्थन किया। सब सारे लोगों ने दुकान बंद रखी, कारखाने बंद रखे, लोगों का भारी समर्थन हुआ। और इसी चक्कर में एक चीज हो गई यहां पर, जलियांवाला बाग, है ना। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हो जाता है। हुआ क्या भाई, अमृतसर में कुछ जो लोग हैं शांतिपूर्ण तरीके से जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे इस रोलेक्स एक्ट का। लेकिन हुआ क्या कि जब जनरल ओ डायर को पता चला तो वो अपनी सेना लेके आ जाता है और वहां पर गोली चलवा देता है, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो जाती है। इससे जो है गांधी ने अपना जो भी उन्हें हिंद स्वराज का जो दिया था बेसिकली, और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ने अलग अलग जो उपाधियां मिली थी, नाइटहुड की उपाधि मिली थी, हिंद स्वराज की उपाधि मिली थी, सबने वापस कर दी। और गांधी जी ने क्या बोला, इसे काला एक्ट बोला, है ना। और जैसे ही रोलेक्स सत्याग्रह हुआ, रोलेक्स सत्याग्रह, जैसे ही जलियांवाला बाग कांड हुआ, उसके बाद जो है देश में हड़कंप मच जाता है। और इसी के लिए जो है यहाँ पर अब एक चीज नहीं होती है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो असहयोग आंदोलन चलाने की बात होती है, असहयोग आंदोलन। अब क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगा, क्योंकि जो उनका रोलेक्स सत्याग्रह जो था ना, वो सिर्फ शहरों तक ही सीमित था। अब गांधी जी को लगा कि भैया देखो, अगर हमें सच में अंग्रेजों से आजादी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पर जो पूरा इंडिया था वो पूरा रूरल इंडिया था, ग्रामीण क्षेत्र था 90% से ज्यादा, तो भैया गांव में ज्यादा फैलना चाहिए। शहरों तक सीमित था तो उससे कुछ होने वाला नहीं था। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम देशव्यापी आंदोलन शुरू करें, क्यों ना हम एक ऐसा आंदोलन शुरू करें जिसमें गांव गांव का बच्चा बच्चा तक भाग ले, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर ये चीज हुई। और एक तरफ क्या चल रहा था, एक तरफ अपनी स्टोरी में खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। तो मैंने आपको बताया था खिलाफत आंदोलन क्या था। खिलाफत आंदोलन कुछ भी नहीं था। जब 1914 से 18 के बीच में युद्ध चला तो इसमें टर्की हार गया, जो कि केंद्रीय शक्तियों की तरफ से लड़ रहा था। और जब टर्की हार जाता है तो इनके जो राजा होते थे, इनके पास एक पद था जिसे हम खलीफा बोलते हैं। जैसे अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग धर्म में जो धर्म गुरु होते हैं, जैसे कि ईसाइयों में पोप होते हैं, है ना, दलाई लामा किसमें होते हैं, बौद्ध धर्म में होते हैं। तो इनके धर्म में खलीफा हुआ करते थे। अब तो खैर नहीं होते खलीफा पद ही खत्म कर दिया गया है। उस टाइम पर इनके जो सबसे बड़े धर्मगुरु थे उन्हें खलीफा बोला जाता था। और उस टाइम पर जो टर्की का राजा था वो वहां का राजा भी था और खलीफा भी था। जब वो हार जाता है तो उनसे कोई एक बहुत ज्यादा कड़ी संधि साइन करवा ली जाती है, उनको उनका पद छीन लिया जाता है। तो पूरे दुनिया के मुस्लिम जो होते हैं ये काफी नाराज हो जाते हैं, ठीक है। उसमें भारत के मुस्लिम भी थे। तो इसी चक्कर में यहाँ पर 2 अली बंधु थे, इनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। इन्होंने जो है ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्लियर है। तो गांधी जी ने यहाँ पे आइडिया आया, गांधी को आइडिया क्या आया कि क्यों ना हम ये जो आंदोलन है हमारा, यानी कि गांधी को ऐसा लगता था कि जब तक हिंदू मुस्लिम साथ नहीं होंगे तब तक ये सफल नहीं होगा। तो गांधी जी ने क्या किया भाई, सिंपल सा गांधी ने बोला, एक प्रस्ताव रखा। कहां पर प्रस्ताव रखा भाई, कलकत्ता सेशन में। कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ 1920 में, वहां पर गांधी ने एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन को मिला के एक देशव्यापी आंदोलन शुरू करें, क्योंकि बिना मुस्लिमों के जो है हम इस आंदोलन में सफल नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। चलिए, अब यहां पर क्या हुआ भाई, यहां पर इस आंदोलन को जो है नागपुर अधिवेशन में जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अपना लिया जाता है। नागपुर सेशन में, याद रखना, नागपुर सेशन में जो है इसको अपना लिया जाता है। और यहां पर होता क्या है भाई, यहां पर एक देशव्यापी आंदोलन जो है शुरू किया जाता है। तो देखो, नागपुर सेशन में 1920 में असहयोग आंदोलन को जो है यहां पर अपना लिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर बात करें असहयोग आंदोलन की, तो इसकी जो चर्चा है गांधी जी ने अपनी किताब में की थी, इसका नाम था हिंदू स्वराज। हिंदू स्वराज में गांधी जी ने लिखा था कि हम अंग्रेजों के गुलाम इसलिए हैं क्योंकि हम अंग्रेजों का सहयोग कर रहे हैं। अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करना बंद कर देंगे तो हम उनसे जीत जाएंगे, उन्हें हमारे देश से जाना पड़ेगा अगर हम उनका सहयोग करना बंद कर दें। तो ये जो कॉन्सेप्ट था असहयोग आंदोलन का, तो गांधी जी ने अपनी किताब हिंदू स्वराज जो बुक थी, हिंदू स्वराज, उसको जो है 1909 में जो इन्होंने पब्लिश किया था, उसमें जो है ये आइडिया लिखा था और इसको जो है अब अप्लाई कर रहे थे। क्लियर है। चलिए, तो हुआ क्या भाई, फाइनली जो हमारा असहयोग आंदोलन शुरू हो गया है। असहयोग आंदोलन के कुछ प्रस्ताव क्या थे, क्या क्या चीजें रखी गई। अब भाई आंदोलन शुरू करना है, किस तरीके से करना है वो तो देखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पहली चीज क्या रखी गई कि भैया जितनी भी अंग्रेजों ने उपाधियां प्रदान की हैं, जितनी भी भारतीय लोगों को उपाधियां दी हैं, उनको जो है वापस करो, हमें कोई तुम्हारी उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है। और दूसरा बात कि जितने भी सिविल सर्विसेज हैं जिसमें भारतीय लोग काम करते हैं, जितने भी सेना है, पुलिस है, कोर्ट है ना, और जो भी चुनाव होने हैं, उन सबको जो है क्या किया जाए, बॉयकॉट किया जाए, है ना, उन सबको जो है बॉयकॉट किया जाए। आगे बात कर लेते हैं, यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज नहीं आती तो पूरे देश में जो है आंदोलन एक सवर्ण अवज्ञा, संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन। मतलब देखो इसका क्या था भाई, असहयोग आंदोलन का मतलब क्या था, असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हम सहयोग ही नहीं करेंगे। यहां पे कानून तोड़ने की बात नहीं हो रही थी, समझ रहे हो ना। असहयोग आंदोलन में सिर्फ असहयोग करने की बात हो रही थी कि हम अंग्रेजों का सहयोग ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर अंग्रेज फिर भी आवाज नहीं आते तो हम एक ऐसा आंदोलन लॉन्च करेंगे कि जिसमें हम उनके कानूनों की भी जो अवहेलना करेंगे, हम उनके कानून भी नहीं मानेंगे। क्लियर है। और यहाँ पे हम विदेशी वस्तुओं का जो है बहिष्कार करेंगे, हम किसी भी विदेशी वस्तु का जो है यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, बहिष्कार करेंगे, है ना। विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जितने भी इनकी नौकरियां हैं उनका बहिष्कार करेंगे। क्लियर है।
चलिए, अब आंदोलन के विभिन्न स्वरूप। अब हुआ क्या भाई, ये आंदोलन क्योंकि पूरे देश में फैल रहा था तो उसको जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिया। तो शहरों में कुछ अलग तरीकों से लिया, है ना, किसानों ने अलग तरीके से लिया, आदिवासियों ने अलग तरीके से लिया, और बगानों में जो लोग काम करते थे, बड़े बड़े बगान हुआ करते थे चाय कॉफी के, इनमें लोगों ने अलग अलग लिया। मतलब सबने अपना अपना अलग जो है स्वराज का मतलब निकाल लिया, इस आंदोलन का मतलब निकाल लिया। अगर मैं शहरों की बात करें तो शहरों में एक अलग चीज देखने को मिली। शहरों में लोगों, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, इनका अच्छा खासा यहाँ पर योगदान देखने को मिला। तो जो छात्र स्कूल जाया करते थे उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, है ना, जो टीचर स्कूल पढ़ाया करते थे उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, और यहाँ पर जो भी वकील थे, डॉक्टर थे, इन लोगों ने अपना जो है प्रैक्टिस करनी बंद कर दी। क्लियर है? तो ये सारी हुई। और जो काउंसिल के चुनाव थे इनका भी बहिष्कार किया गया। पहले चुनाव हुआ करते थे काउंसिल के, उनका भी जो है पूरी तरह से बहिष्कार किया गया, सिर्फ एक पार्टी को छोड़ के। एग्जाम में आ सकता है, लिख लेना, जस्टिस पार्टी को छोड़ के। ठीक है, ये क्यों हुआ था इसके लिए आपको पूरा डिटेल में चैप्टर देखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, है ना, विदेशी वस्तुओं का हमने पूरी तरह से बहिष्कार किया, और इतना ज्यादा बहिष्कार किया कि 1921 से 22 तक जो है कपड़ों का जो आया था, यानी कि जो बाहर से कपड़े आते थे वो घट के आधे रह गए। क्लियर हुआ? अवध की हम बात करें तो अवध में, अवध जो आज के टाइम पर यूपी के नाम से जाना जाता है अवध, तो यहाँ पर जो किसानों ने आंदोलन किया, किसकी मदद से किया, तो यहाँ पर एक इनके लीडर हुआ करते थे बहुत बड़े, जिनका नाम था बाबा रामचंद्र जी। ये खुद भी एक गिरमिटिया मजदूर रहे थे फिजी में, और जब ये भारत आए इन्होंने किसानों का सपोर्ट किया। और इनका सपोर्ट करने के लिए कौन आ गए भाई, तो उस टाइम के जो यंग एक नेता थे, जवान नेता थे, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री भी बने, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल, मैं कहूं डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन किसानों को सपोर्ट किया और इन्होंने अवध किसान सभा का जो है गठन किया। तो ये जो चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो 1920 में जो है यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू ने इसको ज्वाइन कर लिया, जो अवध में आंदोलन हो रहा था, और बाद में ऐसा देखा गया कि ये भी एक हिस्सा है असहयोग आंदोलन का। क्लियर है? चलिए आगे बात कर लेते हैं, आदिवासी किसानों ने कैसे लिया भाई। तो देखो, आदिवासी किसान जो थे अंग्रेजों से बहुत परेशान थे, क्योंकि अंग्रेजों ने जंगल के लिए, जंगल से संबंधित, वनों से संबंधित अलग अलग अधिनियम पास कर दिए थे, और क्योंकि आदिवासी लोग जंगल पे ही निर्भर थे, तो ये किसानों, ये अंग्रेजों से बहुत नाराज थे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, आदिवासियों की। और इनका सपोर्ट किसने किया, तो भाई इनका सपोर्ट किया बहुत ही बड़ा नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। लोग कहते थे इनके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं, ये किसी मरे हुए इंसान को, मुर्दा को जिंदा कर देते हैं। क्लियर है ना? तो इन्होंने जो है यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू ने जो है इसको सपोर्ट किया, और बाद में इन्हें पकड़ भी लिया जाता है। ठीक है, तो देखो गुडेम हिल्स, आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, यहां पर जो है एक इन्होंने गुरिल्ला आंदोलन छोड़ दिया। गुरिल्ला आंदोलन क्या होता है, छुप छुप के लड़ाई करना। तो इनका अलग मतलब था, इन्होंने जो है बल का इस्तेमाल किया। गांधी जी इसी चीज का मना करते थे कि बल का इस्तेमाल नहीं करना। अब बात कर लेते हैं बगानों में। बगानों की हम बात करें तो अलग अलग बगान थे, कॉफी के, चाय के, अलग अलग बगानों में श्रमिक लोग काम किया करते थे, जिन्हें, जो अपने घर पर सालों सालों तक नहीं गए थे, है ना, उन्हें जाने की परमिशन ही नहीं दी जाती थी कि अपने घर जाके घूमाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो 4 से 5 साल तक अपने घर नहीं गए थे, है ना। तो जब इन्होंने सुना कि असहयोग आंदोलन हो रहा है, तो ये लोग बिना परमिशन लिए जो है बगानों से भागने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पर इंडियन इमिग्रेशन एक्ट जो है पास किया गया था, इसके तहत ये बिना परमिशन के जो है बगानों को छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन जब इनको इसका पता चला तो ये छोड़ के भाग जाते हैं। वो बात अलग है, इन्हें पकड़ लिया जाता है और इनको बहुत पीटा जाता है और इन्हें वापस से जो बगानों में डाल दिया जाता है। क्लियर है? अच्छा, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन में ना थोड़ी सी सुस्ती आने लगी, मतलब लोग जो ढीले पड़ने लगे। उसका कारण क्या था भाई? बहुत सारे कारण थे। पहला कारण यह था कि जो हमने कपड़ों का बहिष्कार किया था तो वो तो ठीक था, लेकिन भाई जो हमारे यहाँ पे कपड़े बन रहे थे हाथों से वो काफी महंगे थे, और ये जो मशीनों से कपड़े बनते थे काफी सस्ते थे। तो लोग तो एट द एंड सस्ती चीज खरीदेंगे ना, तो ये दिक्कत थी। दूसरी चीज क्या थी भाई, कि जो हमने जैसे क्या किया, हमने जो है हमारे बच्चों को बोल दिया कि आप स्कूल मत जाओ अंग्रेजों के, लेकिन हम क्या करते, हमारे पास वैसे उस क्वालिटी के जो है स्कूल थे ही नहीं। तो मजबूरी में आके टीचरों ने, वकीलों ने, है ना, और बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया, वकीलों ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। अब देखो घर पे लोग वेले कब तक बैठे रहते, ये बताओ, है ना, मतलब पापी पेट का सवाल है। अब पैसा आ नहीं रहा, नौकरी छोड़ दी है, कब तक आखिर? 1 साल हो गया था, 2 साल हो गए थे, तो लोगों ने मजबूरी में जाके जो है नौकरी करनी शुरू कर दी। तो ये भी कारण था। और भाई कांग्रेस के जो कुछ नेता थे, कांग्रेस जो उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी थी, इसके जो कुछ नेता थे वो ऐसे, उन्हें ऐसा लगता था कि ये सब करने से कोई फायदा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है चुनाव लड़ना पड़ेगा, चुनाव जीतकर सिस्टम में घुसकर सिस्टम को बदलना पड़ेगा। कुछ नेता थे कांग्रेस में ऐसा मानते थे। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण जो कारण था वो था जो आंदोलन था, इसमें सुस्ती आने लगी थी, काफी सुस्ती। मतलब लोग जो थे अरे सॉरी, आंदोलन में सुस्ती नहीं, जल्दी में बोल गया, आई एम रियली सॉरी। आंदोलन जो है हिंसक को उठाता, हिंसक मतलब आप देखोगे गांधी ने बोला था कि उन्हें जो है हिंसा से नफरत है, हिंसा से उन्हें सख्त नफरत थी। लेकिन हुआ क्या भाई, गोरखपुर में कांड हो जाता है, गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हो जाता है, एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी जाती है जिसमें 20 से 22 पुलिसकर्मी जो होते हैं मारे जाते हैं।
तो जैसे ही गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी तुरंत इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था कि आंदोलन जो था वो हिंसक रूप ले चुका था। क्लियर है? चलिए अब क्या हुआ, धीरे 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 चीजें बनती रही बिगड़ती रही और 1922 में ये जो आंदोलन होता है ये बिल्कुल बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ एक आंदोलन और होगा अभी आगे, इसकी तरफ बढ़ते हैं। हुआ क्या भाई, अब ये हुआ क्या, इधर जो है सब चीज हो गई। 1922 में जो आंदोलन है, थोड़ा सा कनेक्ट करते रहना, ये जो आंदोलन है वो खत्म हो गया। क्लियर है? अब यहां पे कांग्रेस के कुछ नेता थे जैसे कि मोतीलाल नेहरू और सीआर दास, इन्होंने खुद की पार्टी बना ली, स्वराज पार्टी। इन्होंने बोला कि हम जो है काउंसिल के चुनाव में भाग लेंगे, तो इन्होंने 1924 में एक पार्टी बना ली और इन्होंने काउंसिल के चुनाव में भाग लिया। दूसरी तरफ इनके जो बेटे थे जवाहरलाल नेहरू और उस टाइम के बहुत ही यंग लीडर जो थे सुभाष चंद्र बोस, इनको ऐसा लगता था कि हमें जो है क्या करना पड़ेगा, हमें जो है लड़ना ही पड़ेगा, जन आंदोलन करना ही पड़ेगा, है ना। ये जो थे इनके खिलाफ थे, इनकी बात नहीं माना करते थे क्योंकि ये नरम दल था, है ना, ये गरम दल है, एकदम गरम खून था इनके अंदर। ठीक है ना, चलिए ये हुआ। अब यहां पे क्या होता है भाई, एक चीज और हो जाती है, ग्रेट डिप्रेशन आ जाता है ना। कब आ जाता है भाई, 1928 में शुरू हो गया था, 1928-29 में शुरू हो गया था ये और 1934 से चला। ये ग्रेट डिप्रेशन क्या था, ये अमेरिका में आया था। तो अमेरिका में जो चीजें होती है उनके दाम बहुत गिर जाते हैं, उसका सीधा असर भारत पे भी देखने को मिलता है। तो भारत में किसान जो था वो बहुत परेशान था। ग्रेट डिप्रेशन से मतलब क्या है कि यहां पर मार पड़ रही थी किसानों पर, किसान अंग्रेजों से बहुत ज्यादा नाराज थे बेसिकली। ठीक है, चलिए अब यहां पे थोड़ा हो गया। अब इसी बीच एक चीज और हो जाती है, मतलब होता है ना कि तुमने आग जलती हुई आग में घी डाल दिया, तो साइमन कमीशन आ जाता है ना। तो भारत का जो संविधान था उसकी समीक्षा करने के लिए, उसमें कुछ सुझाव देने के लिए जो है 1928 में ये कमीशन बुलाया जाता। जस्टिस जॉन साइमन जो थे इस कमीशन के अध्यक्ष थे, लेकिन इसको जो बॉयकॉट किया जाता था क्योंकि इसमें जितने भी 7 मेंबर जो थे वो व्हाइट मेंबर थे, विदेशी थे सारे। तुम भारत के बारे में नियम कानून बनाने आ रहे हो, तुम भारत के बारे में सुझाव देने आ रहे हो और उसमें भारतीय व्यक्ति को तुमने शामिल नहीं किया, तो लोगों ने इसका जो है बॉयकॉट किया। क्लियर है ना। और जब बॉयकॉट किया तो यहां पर जो उस टाइम के वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, तो इन्होंने जो है डोमिनियन स्टेटस की तरफ जो है इशारा दिया। डोमिनियन स्टेटस ये क्या होता है कि मतलब कि हम भारत को उसकी स्वायत्ता दे देंगे, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल, मतलब एट द एंड हम किसके अंडर में आएंगे, हम ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ही आएंगे। मतलब हमारे पास आज़ादी है, हम अपने देश के अंदर के निर्णय खुद ले सकते हैं, लेकिन कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय चीज होगी उसमें हम किसके अंडर में आएंगे, हम ब्रिटिश क्राउन के ही अंडर में आएंगे। तो उसका मतलब होता है डोमिनेंट स्टेटस। इसकी तरफ इशारा किया और यहां पर गोलमेज सम्मेलन की तरफ इशारा किया। क्यों किया? क्योंकि लोग जो थे बड़े ही नाराज थे। तो गोलमेज सम्मेलन क्यों हुई थी? हम भारतीयों को मनाने के लिए ही गोलमेज सम्मेलन हुई थी, क्योंकि हम भारतीय जो थे ये बहुत नाराज हो गए थे। क्लियर हुआ। चलिए अब होता क्या भाई, दिसंबर 1929 में इसी बीच जो जवाहरलाल नेहरू जी होते हैं, इनकी अध्यक्षता में लाहौर सेशन बुलाया जाता है और यहां पर ये पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, है ना। और डेट कब रखते हैं? 26 जनवरी, है ना। तभी हम 26 जनवरी को अपना क्या मनाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो यहां पर पूर्ण स्वराज की जो है मांग की जाती है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इधर क्या हुआ, इधर जो गांधी जी जो थे इन्होंने अपनी 11 मांग रखी। इरविन के सामने एक खत लिखते हैं, उसमें 11 मांग लिखते हैं। पहली मांग जो होती है इनकी कि जो नमक पर कर है वो हटा दो। नमक जो है कर लगाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। नमक जो है कर लगाने वाली चीज नहीं, क्योंकि नमक जो है सबको खाते हैं, गरीब अमीर सब खाते हैं। इस पर कर हटा दो। और जितने भी उन्होंने बेसिकली और भी कई सारी डिमांड थी, मतलब इन्होंने जो 11 डिमांड रखी थी उसमें भारत के हर एक तबके को शामिल किया था। क्लियर है। लेकिन इनकी डिमांड को जो है नकार दिया जाता है। और इसी के साथ गांधी जी, है ना, 12 मार्च 1930 को जो है दांडी मार्च लॉन्च करते हैं। इसी के साथ दांडी मार्च के साथ ही जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। इसको नमक आंदोलन भी बोलते हैं। क्लियर है। और ये क्या होती है, यात्रा होती है 24 दिन की। 24 दिन में 240 मील जो है दूरी तय करते हैं और फाइनली यहां पर 24 दिनों की यात्रा तय करके लगभग 6 अप्रैल की बात है शायद, हाँ देख लेना एक बारी। 6 अप्रैल को जो है यहां पर गांधी जी कहां पहुंच जाते हैं, दांडी। दांडी एक जगह का नाम है बेटा, दांडी एक जगह का नाम है, गुजरात में है। तो अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से जो है अपनी यात्रा जो है तय करते हैं और दांडी में जाके खत्म करते हैं और ये नमक आंदोलन तोड़ते हैं। तो 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी ने मुट्ठी भर नमक उठाकर प्रतीकात्मक तरीके से जो है यहां पर नमक का कानून तोड़ दिया। क्लियर है। उसके बाद गांधी को जेल में डाल दिया जाता है। अब हुआ क्या भाई, हुआ ये कि जैसे ही गांधी जी करते हैं तो देश में अलग अलग जगह पे लोग नमक कानून को तोड़ने लगते हैं। ठीक है। और यहां पर बहुत सारे लोगों को जो है हिरासत में ले लिया जाता है। गांधी जी खुद भी हिरासत में चले जाते हैं। कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को जो है बंदी बना लिया जाता है। ठीक है। और यहां पर सबसे बुरी बात यह लगी कि भाई महिलाओं और बच्चों को भी जो है बुरी तरह पीटा जाता है और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को जो है बंदी बना लिया जाता है। ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जब ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई तो लॉर्ड इरविन ने गांधी को बुलाया और बोला कि एक काम करो, ठीक है, हम जो है नमक पर टैक्स हटा लेंगे, आपकी जितनी भी मांगे उन्हें मान लेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो गोलमेज सम्मेलन होगा, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा, उसमें जो आपको भाग लेना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर प्रथम गोलमेज सम्मेलन, बेटा वो ऑलरेडी हो चुकी थी, इसको जो है कांग्रेस ने पूरी तरह से बहिष्कार किया था। कांग्रेस वाला कोई नहीं गया था उसमें प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय में यहां पर रिक्वेस्ट करते हैं इरविन जी कि आप आ जाओ और आपकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। इसको हम बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट।
कि गांधी जी जाएंगे, गोलमेज सम्मेलन लंदन में होगा और उसके बदले जो है उनकी मांगे मान ली जाएंगी। क्लियर है? तो ये सब होता है, लेकिन होता क्या है, होता ये है कि यहां पर कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकलता गोलमेज सम्मेलन का, और उल्टा जब लंदन से गांधी जी वापस आते हैं तो इन्हें हिरासत में ले लिया जाता है और इनकी कोई भी मांगे जो है पूरी नहीं की जाती, मतलब इन्हें अंग्रेज जो है बेवकूफ बना देते हैं। क्लियर है? फिर गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी फिर से जो है आंदोलन शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर सुनो, 1930 में आंदोलन शुरू हुआ, 1931 में गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, फिर 1931 से 32 तक चला। ठीक है, आंदोलन, उसके बाद फाइनली जाके 1931 से 32 तक आंदोलन बंद रहा, और फिर 1932 से 34 तक ये आंदोलन चला। तो बीच में ये एक बार शुरू हुआ, बंद हुआ, फिर शुरू हुआ, फिर बंद हुआ। तो याद रखना यहाँ पर। क्लियर है? चलिए, तो इस आंदोलन के हम बारे में बात करें तो आंदोलन के बारे में लोगों का अलग अलग कहना था। जैसे हम बात करें किसानों की, व्यापारियों की, अलग अलग इनका कहना था। तो किसान जो थे, तो किसान में दो तरह के किसान थे, एक तो अमीर किसान, जमींदार वाले किसान, है ना, इन्होंने तो भाग लिया, है ना। जो पाटीदार, जो गुजरात के पाटीदार थे और उत्तर प्रदेश के जो जाट आंदोलन थे उसमें सक्रिय थे। लेकिन दिक्कत वाली बात क्या थी, जो गरीब किसान जो थे ना, उन्हें ऐसा लगता था कांग्रेस हमारे साथ नहीं है, कांग्रेस जो है गरीब किसानों को भला नहीं चाहती। और यहाँ पर जो बड़े बड़े किसान थे, जमींदार जो थे, ठीक है, तो उन्हें ऐसा लगता था कांग्रेस जो थी ना, बेसिकली इन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। बड़े बड़े जो किसान जो है इन्हें नाराज नहीं करना चाहती थी। तो ऐसा जो छोटे किसान थे इन्होंने भाग नहीं लिया, इन्होंने भाग उतना ज्यादा नहीं लिया। बड़े बड़े किसान, अमीर किसानों ने ही जो है भाग लिया। ठीक है, व्यवसायी की हम बात करें तो व्यवसायी जो लोग थे, तो यहां पर व्यापारी जो लोग हैं हमारे भारत के, उनकी हालत बहुत खराब थी, क्योंकि बाहर के जो व्यापारी थे, अंग्रेजी व्यापारी जो थे, इन्हें व्यापार ठीक से नहीं करने देते थे। तो इसी के चक्कर में FICCI का गठन किया जाता है ना। पुरुषोत्तम ठाकुर की बात करें, जो उस टाइम के बहुत बड़े व्यापारी थे, है ना, हम बात करें GD बिरला की, तो इन्होंने बहुत सारे कदम उठाए, है ना, और उन्होंने कड़ा विरोध किया इस चीज का। किस चीज का? उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का जो है कड़ा विरोध किया। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? ये बड़े बड़े जो व्यापारी जो थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति जो थे, इनकी मैं बात कर रहा हूं। क्लियर है? चलिए, महिलाओं की हम बात करें तो देखो, महिलाओं ने भाग तो लिया, लेकिन महिलाओं को इन्हें अधिकार नहीं मिला। कांग्रेस की हम बात करें, कांग्रेस में कई समय तक जो है कोई भी स्त्री महिला नहीं थी, कोई भी बात करूं महिला सदस्य नहीं थी। कांग्रेस की मैं बात कर रहा हूं। तो महिलाओं ने भाग तो लिया, जैसे आप बात करो यूरोप की, यूरोप में भी महिलाओं ने भाग तो लिया, लेकिन उन्हें कोई अधिकार नहीं मिला। वैसे भारत में हुआ। भारत में महिलाएं सक्रिय तो थी, लेकिन इनका योगदान भी था, लेकिन इनको जो है उतना ज्यादा, आप बोल सकते हो, रिस्पेक्ट जो होता है ना, इन्हें इतना ज्यादा होता है, बेसिकली एक बड़े पैमाने पर जो भागीदारी जो होती है वो देखने को नहीं मिलती कांग्रेस की, महिलाओं की। ठीक है, क्योंकि यहां पर महिलाओं को हमेशा से ही पीछे धकेला गया है। इन्होंने बढ़ चढ़ के जो है यहां पर भाग तो लिया, लेकिन इनकी उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं की गई। महिलाओं की हम बात करूं। क्लियर है? दलितों की हम बात करें तो देखो, दलितों का जो साथ है किसने दिया भाई? तो वो दिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, है ना, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्होंने एक 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया था भाई, ये दलितों के लिए काम करती थी, और प्लस इन्होंने जो है प्रथम चुनाव प्रक्रिया का जो है सपोर्ट किया था। अच्छा, ये पृथक चुनाव प्रक्रिया क्या होती है कि भैया देखो, किसी भी जगह से जो है, मान के चलो दलित ही खड़ा होगा और दलित को सिर्फ दलित ही वोट देंगे। तो ये जब प्रस्ताव रखा गया था इनके सामने गोलमेज सम्मेलन में, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुई थी, तो ये प्रथम चुनाव प्रक्रिया का जो है यहां पर प्रस्ताव रखा गया, जो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, और गांधी जी इसी के खिलाफ हो गए। गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। गांधी जी चाहते थे ये पृथक चुनाव प्रक्रिया नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है देश और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। इसमें क्या होता है, मान के चलो कोई दलित खड़ा हो रहा है, दलित को सिर्फ दलित ही वोट देगा और कोई वोट नहीं देगा, तो इसको हम बोलते हैं पृथक चुनाव प्रक्रिया। ठीक है, इनकी गांधी से बहस भी हो गई, और फाइनली गांधी जी जब नाराज हो जाते हैं, इसी के चक्कर में गांधी जी बहुत नाराज हो जाते हैं, तो सितंबर 1932 में जो है यहाँ पर पूना पैक्ट साइन होता है, क्योंकि गांधी जी जो है भूख हड़ताल पर चले जाते हैं, है ना। उस टाइम गांधी जी यरवदा जेल में थे, और ये पैक्ट जो है साइन हुआ 1932 में, और इसके तहत क्या हुआ, इस पैक्ट के तहत जो है यहाँ पर दलितों को कुछ आरक्षित सीटें दी जाएंगी, 33%, है ना, 33% जो है यहाँ पर सीटें जो होंगी वो आरक्षित होंगी। पृथक चुनाव प्रक्रिया नहीं हुई, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 33% जो सीटें होंगी उस पर जो है सिर्फ दलित ही खड़े होंगे, लेकिन वोट कोई भी डाल सकेगा। ठीक है ना। फिर क्या हुआ भाई, अगर हम बात करें, ये सारी चीजें हो गई। चलिए, अगर हम बात करें, हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, हाँ, मुस्लिमों की भागीदारी की हम बात करें तो मुस्लिमों की जो भागीदारी थी वो काफी लिमिटेड थी, क्योंकि यहाँ पर जो मोहम्मद अली जिन्ना जो थे ना, इनको क्या चाहिए था, इनको भी जो है यहाँ पर एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की इन्होंने बोला कि जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा है, वहां पर जो है जो ज्यादातर सीट्स जो है वो मुस्लिम्स के लिए जो है रिजर्व होनी चाहिए, और जो सेंटर है उसमें भी मुस्लिम्स की सीटें ज्यादा होनी चाहिए, मतलब ऐसा उन्होंने कुछ बोला, इतनी जो सीटें हैं इन्हें चाहिए। लेकिन इनका कड़ा विरोध हुआ, है ना। 1928 में जब सर्वदलीय सम्मेलन में ये शामिल हुए, तो यहाँ पर जो हिंदू महासभा के MR जयकर जो थे, इन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, कि इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे समझ लो कि विधानसभा में इन्होंने आरक्षित सीटों की मांग की, है ना। जहां पर मुस्लिम प्रांत जो है, जो जहां पर मुस्लिम बहुत ज्यादा है, वहां पर उनके अनुपात से जो है सीटों को
सीटों को बांटने की बात कही कि जहां पर मुस्लिम ज्यादा है वहां पर जो है उसके अनुपात, मतलब जितने ज्यादा मुस्लिम होंगे उसी के अनुपात से जो है सीटें बांटी जाएंगी। लेकिन ये सारी बातें जो इनकी ठुकरा दी जाती हैं, तो इसकी वजह से नाराज हो जाते हैं, तो इनकी जो है भागीदारी इसमें देखने को नहीं मिली। क्लियर हुआ? चलिए बात कर लेते हैं राष्ट्रवाद की भावना। तो राष्ट्रवाद की भावना की हम बात करें तो देखो ये आंदोलन के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि हम बात करें तस्वीरों में, तस्वीरें जैसे भारत माता की तस्वीर की हम बात करें, है ना, लोक कथाओं की बात करें, हमने क्या किया, हमने अपने इतिहास की पुनर्व्याख्या की, क्योंकि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास पर बहुत ही काले धब्बे लगा दिए थे कि हम जो है बहुत ही पिछड़े हुए हैं, हमें सभ्य बनाया है। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े इतिहासकार आए, उन्होंने बताया कि हमारा भारत जो देश था वो महान देश था। इससे क्या हुआ, इससे राष्ट्रवाद की भावना जो है और ज्यादा पनपती है। ठीक है ना। 1870 की दशक की हम बात करें, वंदे मातरम लिखा गया, है ना। एक जो हम बात करें आनंद मठ एक उपन्यास था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था, उसमें जो इन्होंने ये जो वंदे मातरम जो गीत है ये लिखा था। क्लियर हुआ? चलिए, और यहाँ पर जो है ऐसा कुछ हमारा आज के टाइम पर जो राष्ट्रीय ध्वज है वो दिखता है आज के टाइम पर ऐसा। क्लियर हुआ? इसी के साथ जो हमारा पूरा चैप्टर है वो फिनिश हुआ। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं वो इस चैप्टर में क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही जल्दी पढ़ाया मैंने, लेकिन आपका अच्छे से जो है रिविजन हो गया होगा। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में किसी एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।